हाँ, तो हम लोगों का वेक्टर एनालिसिस में क्या चल रहा था, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये वीडियो नंबर आपका 3 है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में रिजल्ट में हम लोग कल पहला कर चुके थे, कौन सा? हाँ, लीनियर रिलेशन बिटवीन, पहला कल कर चुके थे हम लोग लीनियर रिलेशन। आज हम लोग स्केलर का पूरा खत्म कर देंगे इस टॉपिक के बाद। टू कोलिनियर वेक्टर, इसमें क्या पढ़े थे, अगर कोई दो वेक्टर आपका क्या हो, कोलिनियर हो या पैरेलल हो। अगर सपोज हम लोग डेट इज लिए थे R इज पैरेलल टू A, तो R इज एक्सप्रेस टू लेमडा A, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बातें आती है आपका लीनियर रिलेशन बिटवीन 3 कोप्लेनर वेक्टर। लिखिएगा, लीनियर रिलेशन बिटवीन 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। लीनियर रिलेशन बिटवीन 3 कोप्लेनर वेक्टर, अगर हमारा 3 को कोई कोप्लेनर वेक्टर हो, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा एनी वेक्टर आर कोप्लेनर with the non-collinear vector A and B। अगर कोई भी मेरा R कोप्लेनर वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर ए बी में है, तो ये क्या बोले थे कल, ये दो के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब रिजल्ट है, आपको इसको याद रखने। चलिए, अगर सर इसी में 4 वेक्टर होगा तब, तीसरा नंबर लीनियर रिलेशन बिटवीन 4 वेक्टर। तो इसमें भी आप R आपका कोई क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा विथ 3 नॉन कोप्लेनियर वेक्टर होगा, यानी कि एनी वेक्टर R कोप्लेनर विथ नॉन कोलिनियर वेक्टर कौन, A B एंड C। तो यहाँ से R जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस का जेड सी। कहीं कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से ये R बराबर एक्सप्रेस हो जाएगा। 3 बातें। हाँ, तो वो लैम्डा टाइम्स दिस में चले जाएगा। लैम्डा ए हमेशा एक ही के साथ रहेगा इसमें का, हाँ हमेशा ऑलवेज नहीं होगा। उसके बाद चौथी बात, अगर आपका आर वेक्टर बराबर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नो डाउट। अगर कहीं पर लिखा हुआ इस फॉर्म का मिलता है तो इसमें भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी चीज़ को कहीं पर बुक में ऐसा लिखेगा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आपको आर बराबर यहाँ से एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो आपको इसमें लिख सकते हैं। जिसके साथ रहेगा, सॉरी यहाँ मिस हो गया है सर, यहाँ ए आई ए वेक्टर
ए आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। अब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। कहाँ पर सर? एक्स वाई जेड, अरे भाई ए बी सी, नीचे में ए बी सी लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ एक्स वाई जेड है तो यहाँ एक्स वाई जेड में लिखे, कहीं कोई डाउट नहीं। इस फॉर्म में लिख सकते हो, या तो आप एरो दे के लिख सकते हो वेक्टर का, वो यूनिट वेक्टर दिखा रहे थे। कोई दिक्कत? चौथी पांचवी बात, अगर कोई आपको कल ही पढ़ाए थे, अगर पॉइंट आपका ए वेक्टर है और कोई पॉइंट बी वेक्टर है, इसको डिवाइड करने वाला कोई एम रेशियो का एन का है, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या होगा? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन। और अगर y निकालना हो तो m, बोलो। अरे भाई एक ही तो है, आपका वेक्टर ए लिए हैं तो वेक्टर में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जैसा आएगा हम वैसा कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत? यानी कि हम लोगों को डिवाइडिंग द ज्वाइनिंग पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना हो, सीधा ये निकाल लेंगे। सीधे यहाँ लिख देते हैं डिवाइड पॉइंट, ठीक। अगर सिंपली अगर दोनों के बीच की दूरी समान हो जाए, रिमार्क में अगर m बराबर n हो जाए तो जो पॉइंट निकलेगा वो सीधा क्या निकल जाता है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटा 2। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है इंडिपेंडेंट? वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जब आप पार्ट 3 में जाइएगा तो लीनियर अलजेब्रा एक बुक होती है, उसमें आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आप IITJEM या CSR नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। चले लिखिएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, if there exists a relation, if there exists a relation of the form xa plus yb plus zc plus dot 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 equal to 0 vector, where सबके बारे में बता रहे हैं, where x y z dot 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 are scalar, not all zero, not all zero, the vector a b c form linearly dependent, otherwise is called independent vector। सुनिए, लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखिए इसको बहुत ही बारीकी से दूसरे तरीके से समझाते हैं। आपका कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहे ए बी सी डी ई एफ जी, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड कोई स्केलर होगा, लेकिन सभी जीरो नहीं हो सकता, इसमें से कुछ पार्ट जीरो भी ले लें, एक्स गायब हो जाए वाई जेड ही हो मेरा, एक्स वाई गायब हो जाएगा जेड के बाद डब्ल्यू हो भी हो कुछ भी हो। तो सबसे अच्छा इसको ऐसे समझिए, अगर मेरा कोई वेक्टर a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 है, अगर इधर ले लेते हैं x1 x2, यहाँ पर ये जो लिए थे x1 x2 x3, ये सभी क्या है आपके स्केलर। अगर इसका सम x1 प्लस a1 वेक्टर, x2 प्लस a2 वेक्टर प्लस x3 प्लस a3 वेक्टर का सम अगर आपका जीरो आता है,
तो वह क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। हाँ, बशर्ते ये सभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ जीरो हो जाए उससे मतलब नहीं है। एक भी ऐसा मिल जाए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उसका सम अगर मेरा जीरो आ रहा है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। तो फिर इंडिपेंडेंट की कहानी क्या है सर? इंडिपेंडेंट का कहानी है अदरवाइज इंडिपेंडेंट। हम क्या लिखे हैं? अदरवाइज। अगर कभी भी डिफिनेशन में अदरवाइज लिखा जाए तो इसका मतलब ये ऑल जीरो रहा होगा। तो इसका मतलब x1 x2 x3 जीरो हो जाए, अगर सभी जीरो मिल जाए तो वो क्या होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ सर? नहीं तो ये लिखा हुआ इंग्लिश आपके कॉपी में रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मेरा कोई भी वेक्टर हो, ये हायर, इधर तो आपका कहीं भी ऑनर्स ऑनर्स में यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आने वाला है। जैसे IITJM से ऐसा नेट के और मूव कीजिएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अगर हमको कोई भी वेक्टर दे रखा हो, अगर उसके साथ स्केलर का मल्टीप्लाई लेते हैं, अगर उसका सम जीरो आ रहा है तो वह लिनियरली डिपेंडेंट होगा। क्लियर? और इंडिपेंडेंट में अदरवाइज मतलब ये सभी जीरो हैं और उसके साथ गुना करेंगे तो ऑलवेज जीरो होगा, वो उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब नया हेडिंग दीजिएगा, यहां से अगर लिख लिए हो, लिख लिया क्या? लिखिए स्केलर प्रोडक्ट, जिसको प्यार से हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग 12th क्लास में ही घूर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को ज्यादा ब्रीफ करके घूर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या बोले? हेडिंग लिखने स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देखें डॉट और स्केलर का, तो तीर धनुष देखे होंगे आप लोग। तो धनुष जो होता है, जो तीर होता है, तीर सर, वो कैसा होता है? इस तरह से। और यहाँ पर ये कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है ना। तो फिजिक्स में अगर सही से कॉन्सेप्ट पढ़े तो आगे जो पॉइंट होता है ये इसी से बना था डॉट, ये क्रॉस टाइप का दिखा था, इसलिए इसको क्रॉस, यहाँ क्रॉस टाइप का। ठीक है, डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट अगर सही से समझे, याद रखें। मतलब डॉट हमेशा आगे वाला पॉइंट है, क्रॉस हमेशा अंदर वाला पॉइंट है। ये खास करके फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने में आपको कॉन्सेप्ट कहाँ पर, अब डॉट प्रोडक्ट लिख दिया तो ठीक, नहीं लिखा तो जब किसी चीज नट उट खोलने वाला कॉन्सेप्ट था ना, कब नट किधर से खुलता है, ट्रक का नट उल्टा खुलता है, आपको पता है? आप किसी भी नट को खोलिए, ट्रक का नट जस्ट अपोजिट खुलेगा। जिधर से आप सोचिएगा खुलेगा उधर से टाइट हो जाएगा, जिधर से सोचिएगा नहीं खुलेगा उधर से वो खुलेगा। वो काम करता है। वहां पर स्क्रॉल रूल पढ़े होंगे फिजिक्स में। किसी चीज को खोलने के लिए आप ऐसे पकड़े, उस पर अगर ऐसे करके रोटेट करके पीछे कर रहे हैं वो खुलेगा, ऐसे करके अगर अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो लग रहा है। लेकिन ट्रक में जस्ट अपोजिट। और दूसरा, पानी का टंकी जो ऊपर में घुरा के बंद करता है, जो टंकी लगाया जाता है, उसमें भी वो अपोजिट उल्टा करते जाइएगा, पता चलेगा खुल गया। ये दो चीज फिजिक्स का यहाँ पर काम नहीं रहता, वो वेक्टर का ही काम है। लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट में डॉट भैया को डॉट से दर्शाएंगे, क्रॉस को क्रॉस जब आएगा तो क्रॉस से दर्शाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़े थे ए डॉट बी। क्या पढ़ते हैं बोलो? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ऐसे लिखे क्या या ऐसे लिखेगा? लिखिए, लिखिए ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा है ना। अब इसको हम लोग जो भी लिखेंगे, ए बी को मैग्नीट्यूड में लिखते चले जाइए। और ये जो थीटा है क्या है? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सर
तो अब तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी तो होगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये अगर आपका ए है, ये आपका अगर बी वेक्टर है, तो इसके बीच का जो ये एंगल है थीटा, दिस इज, यही वैल्यू लेते हैं और यही एंगल निकालने के लिए हम लोग ए डॉट बी लगाते हैं। क्रॉस में क्या लगाते होंगे, पहले डॉट का क्लियर कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल में ये ए और इधर से ये गुरा है। अब एंगल पे डिपेंड करेगा, आप चारों क्वाड्रेंट में खेल खेलो। आप जो अंडर 12th पढ़े हो वो कहां तक, एक क्वाड्रेंट में सर लोग पढ़ाए, जो भी पढ़ाते हैं एक क्वाड्रेंट के लिए। हम लोगों का क्वाड्रेंट को चेंज करके ए डॉट बी का खेल खेलते हैं। चलिए पहले यहां तक आ जाइए। आंसर सबसे सबका सेम ही आएगा। अच्छा, यही फिगर में अगर हम बी डॉट ए निकालें तो यहां पर ए डॉट बी निकाले है ना, इसी फिगर के लिए हम लोग बी डॉट ए बोलो, बी डॉट ए जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस, अपोजिट गुरे, वेक्टर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, अपोजिट गुरे, थीटा कौन सा, माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इसलिए यहां से बी डॉट ए डॉट बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा, बिकॉज क्यों, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। यहां से एक चीज प्रूफ हुआ क्या सर, इस दोनों इक्वेशन से आप एक नोट पॉइंट निकल गया कि सर हम ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज सीधा सीधा 12th में लिखे होंगे कि ए डॉट बी डॉट ए एक ही होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पकड़ में आया। अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब इसको सेकंड में ले जाके आप उल्टा पुल्टा करके देख लीजिए। जैसे थर्ड कॉन्सेप्ट, पहले यहाँ तक आ जाइए, फटाफट आइए, हम तक तीसरा वाला लिखे। वेक्टर का डायरेक्शन आपको तो सब चीज क्लियर रहा होगा। ये अगर ए वेक्टर है, इसका ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर जस्ट अपोजिट है ना, अपोजिट है तो अपोजिट वेक्टर कल कौन सा पढ़ाए थे, नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर को माइनस ए से दर्शाएंगे। अच्छा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये कौन सा होगा, माइनस का बी वेक्टर, ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा या नहीं। हाँ, तो अब जो लिखेंगे माइनस ए और डॉट बी का वैल्यू बोलो, माइनस ए डॉट बी। थोड़ा कॉन्सेप्ट को ब्रीफ तो कीजिएगा, अब 12th में नहीं रहिएगा। हाँ, तो ए डॉट बी तो हम तो इतना पढ़े हैं सर, माइनस ए बी और कॉस थीटा, इस दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा बोले तो कॉस पाई माइनस थीटा। क्या सर इससे भी आंसर 100% से, हाँ सर 100% से, माइनस जाते ही क्या देगा, प्लस मैग्नीट्यूड बी प्लस अब कॉस ऑफ थीटा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की कॉस थीटा। कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, उधर का माइनस से माइनस खत्म, घुर के देखिए वहीं मिला ए बी कॉस थीटा। कोई क्वाड्रेंट में खेल खेल लें, आंसर थोड़े हमारा अलग होने वाला, ये माइनस खत्म, ए डॉट बी वही ना घुर के आ गए हम लोग। बात पकड़ में, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चा चाहेगा अब इसमें तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा रहा होगा। टोटल पीछे वाला कॉन्सेप्ट तो याद रखिएगा ना। तो बी माइनस ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, अब माइनस माइनस प्लस फिर से तो ए बी कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो फिर से लगाइएगा तो ए बी कॉस थीटा।
क्लियर हुआ सर? किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे आंसर नहीं। और दूसरा बात प्रूफ भी हो गया, ए डॉट बी बी बराबर ए, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे भी बाद में एक एक करके। अंडर 12th अब पता चला? कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से एक बार बोल दे क्या? हाँ सर, दिक्कत है तो बोलिए, सुनो। लिखिए पहले अच्छे से। तो यहाँ से नोट पॉइंट लगाइए इसमें। आप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट पॉइंट लगाइए। नोट पॉइंट ये कि अगर मेरा a नॉट इक्वल टू 0 हो वेक्टर, हम जो एंगल ले रहे हैं जिस दो वेक्टर का, और b नॉट इक्वल टू 0 हो वेक्टर, मतलब 0 नहीं हो, तो a डॉट b क्या क्या आ सकते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? a डॉट b या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकते हैं, या तो इक्वल टू 0 आ सकते हैं, या तो लेस देन इक्वल टू 0 आ सकता है। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू एंगल बिटवीन a एंड b। अकॉर्डिंग टू एंगल बिटवीन a एंड b। फुल्ली बेसिक। अगर सपोज a बराबर आपका कितना ले ले, 2i, सीधे लिख देते हैं वैल्यू। मॉडुलस ऑफ a बराबर दे रखा है 2, और b वेक्टर दे रखा है 3, और थीटा दे रखा है आपका 45 डिग्री। हम 3 थीटा पे वैल्यू चेक करते हैं। इसको ऐसे बना लें टेबल में, सबसे बेस्ट तरीका समझने का इस चीज को, नोट पॉइंट को। ये 2 बोलिए ना। एक तो वो तो खत्म, वो तो वही खत्म, उसके आगे हम एंगल कुछ निकालिए नहीं सकते हैं। इसलिए तो कंडीशन को रख रहे हैं आपके सामने। जो भी दिमाग में उभरेगा नया कंफ्यूजन वो इधर आएगा। चलिए यहाँ पर एंगल ले लेते हैं। हमको निकालना क्या है? फाइंड करना है a डॉट b। एंगल लिए हम 45 डिग्री। ये कितना लीजिएगा? 30 डिग्री लो, चलो 0 डिग्री। तो 3 दूनी 6 और cos 0 1, तो आंसर कितना आया? 6। ये तो 2 और 3 ही है। अब बोलो एंगल 30, तो 30 लिए कितना आएगा? ये 2 और 3, तो √3/2, 3 दूनी 6 और √3/2, यानी कि 3√3। उसी के आधार पर अब माइनस वाला में थोड़ा सा लो, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल चेंज करो। एंगल ले लो 120 डिग्री। cos 120 कितना? 90 प्लस कितना? -√3/2, यानी कि 3√3 माइनस में, तो नेगेटिव आया। अच्छा 90 ले लेते तो 90, और cos 90 कितना? 0 आंसर। तो अकॉर्डिंग टू एंगल पे ही ना मेरा भाग रहा है। क्लियर हुआ कि ए आई, ये अगर एक 0 हो जाए तो खेले खत्म है आपका। तब तो कहाँ लगाइएगा? a डॉट बी, चलो खत्म, वहीं 0। हम कहाँ फार्मूला लगाने जाएंगे? हमारा एंगल ही नहीं बनेगा। आपका ये जो आर्म दे रखा है वही खत्म है। तो किधर से एंगल बनाएंगे? एक लाइन से एंगल कहाँ से? किसके इसमें क्या एंगल है? किसी को जब तक यह एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, कुछ ना कुछ तो कटिंग पॉइंट होना चाहिए। अब तो ये तो एक लीनियर है, वो 180 डिग्री है। एक लाइन देके हम जबकि पढ़ रहे हैं 2 वेक्टर। क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका मतलब चलिए सर यहाँ तक चिपकाइए जल्दी से। अच्छा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझिएगा कि a डॉट बी cos थीटा ही क्यों होता है? साइन थीटा भी तो हो सकता था, कुछ भी तो हो सकता था, टेन थीटा भी तो हो सकता था। cos थीटा ही क्यों हुआ a डॉट बी भाई? इसका भी तो कोई कॉन्सेप्ट होगा। हाँ सर है, इसको बाय ज्योमेट्री से आपको जाना होगा। हम तो कोई भी चीज बाय हेल्प ऑफ ये तो कर लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्री से इसका प्रूफ है a डॉट बी cos थीटा ही क्यों होता है।
इधर को मिटा लें। ये वाला हो गया आपका सर। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिएगा, सीखना ही है। क्या आगे बढ़े, लिखिए। हाँ चलिए अपने से पढ़िए, ना होगा तब पूछिएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आपके बुक में दे रखा है सर, बुक में दे रखा है यहाँ पर। आपको ना आए तो हमसे पूछिए ना, बुक में दे। कहाँ पर, यहाँ पर ये -3 ओनली, इसको हटा दें। अच्छा आप ही बोले थे सर, हम इस पे ध्यान नहीं दिए थे। -3 जो भी हो कैलकुलेशन तो वो आप पे सर डिपेंड करता है, देख लीजिए वो मैच कर लीजिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नहीं समझ में आए तो क्यों cos थीटा हुआ था वो हमसे पूछे। पहला प्रॉपर्टीज अभी समझा दिए हैं, तब पर भी लिखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। हमको प्रूव करने क्या बोल रहा है, डेट इज कह जो रहा है वो कह रहा है प्रूव कर दो भाई a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये जो सब्सिडरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उसको ये सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब कोई दो वेक्टर है, पहले से आप बना लीजिए, थोड़ा सा फिगर उगर बनाइए अच्छे से। ये a है, ये आपका b है। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से a डॉट बी बराबर आप क्या पढ़े थे, a वेक्टर और b वेक्टर cos थीटा होता है। अगर हम b डॉट a जाएं तो ये क्या होता था, a वेक्टर b वेक्टर cos माइनस थीटा, जो कि एक्चुअल में जाके आपका a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा ये हुआ था। दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से प्रूफ हो गया a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर है। सब्सिडरी जो भी बच्चे आपका बीएससी पार्ट 2 में जिसका सब्सिडरी होगा उसमें ये सवाल जरूर आते हैं। क्लियर है। लेकिन हम लोगों का इधर ये सब छोटा मोटा बातें नहीं, हम लोगों का ये बेसिक हुआ, यहाँ से नहीं आएगा कोई भी सवाल।
गया। एक थ्योरम और करते हैं, एज ए थ्योरमे टाइप का है ये सब भी प्रॉपर्टीज। लिखेगा दूसरा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for two non-zero vector to be perpendicular is that their scalar product is zero. Scalar product is zero. क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर इज दैट देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट क्या लाना है आपको, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन समझ में आया। ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाए। तो वही चीज, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन परपेंडिकुलर हो जाए, तो वही तो सब चीज तो इसी में लिख दिया है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखिएगा, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, let A and B vector are perpendicular to each other। तो A डॉट बी कितना हो जाएगा, बोलो, ए बी कॉस पाई बाय 2 कितना हुआ, कॉस पाई बाय 2 जीरो। सफिशिएंट कंडीशन बोलो क्या, जस्ट अपोजिट चलेगा ना। सफिशिएंट कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए भी आपका जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या, जीरो, जस्ट अपोजिट। यानी कि इसका प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब ए बी कॉस थीटा कितना, जीरो। ए बी कॉस थीटा, कोई भी चीज नॉन जीरो रहता है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो कॉस थीटा बराबर कितना, जीरो। तो थीटा बराबर कितना, पाई बाय 2। सब अपोजिट करना था, यही तो है कंडीशन। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना। हाँ, लिए फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज में और आगे प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टीज, चौथा प्रॉपर्टीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।